NCERT रिव्यू सीरीज में आज चैप्टर 2 NCERT क्लास 9 ज्योग्राफी हिंदी भूगोल विषय के NCERT कक्षा 9 के दूसरे चैप्टर के साथ इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। पहले वीडियो में हम कंटेंट लिस्ट और भारत की अवस्थिति और विस्तार को पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि भारत का फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, भौतिक स्वरूप क्या है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। मुख्य रूप से पहले हम देखेंगे उत्तर भारत की पर्वत श्रृंखलाएं, साथ ही साथ मुख्य नदियां और उनकी सहायक नदियां, उद्गम स्थल। इसके बाद में हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए भारत के भौतिक स्वरूप की अन्य जो विशिष्टताएं हैं उन पर अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत बहुत अलग अलग तरह की स्थलाकृतियों वाला एक बड़ा देश है। हम जिस प्रकार के भूभाग में रहते हैं, हम अपने उस भूभाग से परिचित होते हैं और हम यदि अपने भारत देश के सभी स्ट्रक्चर्स में बेसिकली देखें तो पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र और द्वीप समूह, इन हिस्सों में हम उसको एक मोटे मोटे तरीके से बांट सकते हैं। भारत की भूमि में भौतिक विभिन्नताएं बहुत सारी हैं। भूगर्भीय तौर पर यदि हम देखें तो प्रादीपीय पठार पृथ्वी की सतह का एक प्राचीनतम भाग है। इससे भूमि का एक बहुत बड़ा भाग स्थिर ही माना गया है, परंतु हाल के समय में अगर हम देखें तो भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय और उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलाकृतियां हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की जो पूरी श्रृंखला है वह एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर हैं, गहरी घाटियां हैं और तेज बहने वाली नदियां हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हुए हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। यह बात हो गई भारत के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में जो इन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो उत्तर भारत में जो मैदान है हमारा, जिसे हम गंगा जमुना का मैदान कहते हैं, वो जलोढ़ निक्षेपों से बना हुआ है। जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं या दक्कन का पठार विशेष रूप से कहते हैं, वो हिस्सा आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। इन चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है और जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो उत्तरी मैदान है यह हाल ही में बनी हुई स्थलाकृति है, अर्थात यह नवीन हिस्सा है, जबकि जो प्रायद्वीपीय पठार है वो पृथ्वी की सतह का एक प्राचीनतम हिस्सा है। तो इस हिसाब से जो उत्तरी हिस्सा है यह नवीन है और जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है वह प्राचीन है। हिमालय की जो पूरी पर्वत श्रृंखला है वह एक युवा स्थलाकृति है। इसमें ऊंचे शिखर हैं, गहरी घाटियां हैं और तेज बहने वाली नदियां हैं, क्योंकि तीव्र ढलान है। अब मैप का थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यदि हम पामीर की ग्रंथि को देखें तो पामीर की जो गांठ है, नॉट ऑफ पामीर है, वो चीन और अफगानिस्तान दोनों देशों में विस्तारित है। तो कुछ हिस्सा पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है हमारा, अब उनके हिस्से से अगर हम देखें तो पामीर ग्रंथि वहाँ पर काराकोरम के ठीक उत्तर में पामीर की ग्रंथि है। पामीर की ग्रंथि के पूर्व की ओर जो श्रेणी है वह है कुनलुन श्रेणी और पामीर की ग्रंथि के जो पश्चिम की ओर श्रेणी है वह है हिंदू कुश श्रेणी। तो पामीर की ग्रंथि जो है वो दो पर्वत श्रृंखलाओं के मिलने से बनी है। उन पर्वत श्रृंखलाओं का नाम मालूम होना और उनके अवस्थिति के बारे में थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है। तो दो श्रेणियां हैं, हिंदू कुश श्रेणी जो बाद में आकर के फिर अफगानिस्तान तक विस्तारित है, और कुनलुन श्रेणी जो आगे बढ़ते हुए तिब्बत चीन वाले हिस्से में विस्तारित है। और ये दोनों जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर नॉट ऑफ पामीर का निर्माण होता है, पामीर की गांठ का निर्माण होता है। एक पर्वत श्रेणी जो पाकिस्तान में है, जो बंटवारे से पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, वहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है सुलेमान पर्वत श्रेणी। तो सुलेमान श्रेणी पाकिस्तान में है। पामीर नाथ दो पर्वत श्रेणियों से मिलकर के बनी है।
कुनलुन श्रेणी और हिंदुकुश श्रेणी। इसके बाद में यदि हम भारत में बात करें तो जो पर्वत श्रृंखलाएं जिस ऑर्डर में शुरू होती हैं, सबसे पहले है काराकोरम पर्वत श्रृंखला, वहाँ पर केटू, गाडविन आस्टिन सबसे ऊंची चोटी, असील दर्रा जो है, असील दर्रा और काराकोरम दर्रा दोनों जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद में फिर लद्दाख श्रेणी है और इसके बाद में जास्कर श्रेणी है, जहाँ लद्दाख श्रेणी राकापोसी पर्वत और उसके बाद में फिर नंगा पर्वत जास्कर श्रेणी में। जास्कर श्रेणी का विस्तार नेपाल वाले हिस्से में भी है। इसके बाद में यदि हम बात करें तो हिमालय जो है पूरा का पूरा लंबा सा विस्तार, और इसके बाद में जो हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है शिवालिक श्रेणी, वो पूर्वोत्तर में जाकर के बेंड हो जाती है, ये यहाँ पर जाकर के बेंड हो जाती है और पटकाई बुम, नगा, लुसाई, मिजो, बरी, लड़कान, योमा, गारो, खासी, जयंतिया के रूप में टूटी फूटी पर्वत श्रृंखला के रूप में हमें मिलती है। तो यदि हम एक ऑर्डर में बात करें तो सबसे पहले काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, इसके बाद में महान हिमालय है, फिर उसके बाद में मध्य हिमालय है, फिर धौलाधार है और फिर शिवालिक है। तो ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो भारत में पाई जाती हैं। अब इनकी कुछ ऊंची चोटियां हैं और कुछ नदियां हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। यदि हम मुख्य रूप से बात करें तो भारत में हमें उत्तर भारत में 3 नदी तंत्रों के बारे में मुख्य रूप से पढ़ना होता है। हमारा जो पहला नदी तंत्र है वो है हमारा सिंधु नदी तंत्र। दूसरा नदी तंत्र जो हमको पढ़ना होता है वो है गंगा नदी तंत्र, और एक तीसरा नदी तंत्र हम पढ़ते हैं जिसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो 3 नदी तंत्रों के बारे में हमें पढ़ना होता है। फिर इनकी कुछ सहायक नदियां हैं। सिंधु की सहायक नदियों की यदि हम बात करें तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज ये हैं। गंगा की यदि प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो सबसे प्रमुख सहायक नदी है यमुना, और यमुना की यदि प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो चंबल है जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है। इसके अलावा गंगा में और भी काफ़ी सारी नदियाँ जिसमें घाघरा है, गंडक है, सोन है, कोसी है, गोमती है, इस तरीके की तमाम सारी नदियाँ जो हैं वो इसमें मिलती हैं। कोसी है बिहार में, बिहार का शोक कहलाती है। इसके बाद में यदि हम देखें तो कुछ ऊंची चोटियों के बारे में हमारे लिए जानना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहले हम भारत का मुख्य भौगोलिक वितरण देख लेते हैं कि भारत का मुख्य भौगोलिक वितरण किस प्रकार से और कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो याद रखिएगा कई परीक्षाओं में यही पूछा गया कि भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा जा सकता है। तो एनसीईआरटी कहती है कि भारत को हम 6 भौगोलिक भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला के रूप में, फिर उत्तर भारत या उत्तर भारत का मतलब उत्तर भारत का मैदान, फिर प्रायद्वीपीय पठार, फिर भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और उसके बाद में फिर द्वीप समूह। एक बार फिर से देख लेते हैं। उत्तर की पर्वत श्रृंखला के रूप में, फिर उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो ये 6 हिस्से हैं जिनमें हम बांट सकते हैं उत्तर पर्वत श्रृंखला, उत्तर मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। सबसे पहले अब एक एक हिस्से की हम बात करेंगे, सबको अच्छे से डिफाइन, अच्छे से उनको उनकी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हिमालय पर्वत के बारे में। तो भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। बेंडेड माउंटेन रेंज है ये। तो वलित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? तो वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा से सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और यह एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। तो विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है वो है हिमालय। ये 2400 किलोमीटर लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल में 150 किलोमीटर है। अर्थात ये धीरे धीरे सकरा होता चला गया है। इसीलिए आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पर जो खड़ी ढाल वाली चोटियाँ हैं वो पूर्वोत्तर के हिस्सों में ज़्यादा हैं। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर आते आते हिमालय क्या हो गया है? सकरा हो गया है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच में बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य ऊंचे शिखर हैं। अब देखो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक लिस्ट के हिसाब से। हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखरों में बात करें, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर नेपाल में,
फिर कंचनजंगा भारत में है 8,598 मीटर। मकालू की बात करें नेपाल में 8,481 मीटर। धौलागिरी नेपाल में 8,172 मीटर। इसके बाद में यदि हम देखें तो नंगा पर्वत भारत में 8,126 मीटर। अन्नपूर्णा नेपाल में 8,078 मीटर। नंदा देवी भारत में 7,817 मीटर। कामेत भारत में 7,756 मीटर। नामचा बरुआ भारत में 7,756 मीटर। और गुरल मंधाता नेपाल में 7,728 मीटर। यदि आपको याद हो तो 2019 की जो यूपी पीसीएस की परीक्षा थी उसमें गुरल मंधाता से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो गुरल मंधाता नेपाल में है 7,728 मीटर। महान हिमालय की वलय की प्रकृति जो है वो असममित है। हिमालय के इस भाग का जो क्रोड है वो किसका बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह पर्वत श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सारी हिमानियों का प्रवाह होता है। हिमानी का अर्थ होता है बर्फ की नदी। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला में सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3,700 मीटर से 4,500 मीटर के बीच है तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल के बारे में कुछ विशेषताएं जान लीजिए। श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलधार एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता। तो ये हो गई कुछ विशेषताएं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है, अब रिपीट होने के चांसेस कमी है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1,100 मीटर के बीच में है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हुई हैं। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। तो इन श्रृंखलाओं को दून के रूप में जाना जाता है। अब अगर हम बात करें तो भारत में उच्चावच के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक मैप में फिर हमें कुछ देखने को चीज़ें इंपॉर्टेंट मिलेंगी। मध्य भारत की यदि हम पर्वत श्रृंखलाओं को भी अब साथ में देखें, जैसा कि हमने उत्तर भारत में देख लिया है, तो गुजरात राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक एक श्रृंखला फैली हुई है जिसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर 1722 मीटर जिसकी ऊंचाई है। माउंट आबू दिलवाड़े के जैन मंदिर और डिवाइडर बिटवीन मारवाड़ और मेवाड़ कही जाने वाली पर्वत श्रृंखला अरावली। इसके बाद में यदि हम मध्य भारत में बात करें तो डिवाइडर बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया विंध्य और सतपुड़ा, साथ ही में महादेव। फिर और तमाम सारी भी हैं जिसमें मैकाल है, मांडव है, गिरनार और गिर दोनों गुजरात में। फिर पश्चिमी घाट है और इसके बाद में इधर पूर्वी घाट है। तो ये कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो मध्य भारत में हूँ। और इसके अलावा उच्चावच है। यदि हम उच्चावच को देखें तो यहाँ पहले मैप से आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जो गहरा भूरा रंग है वो 1,200 मीटर से ऊंचा है, जब कहीं कहीं पर हमें 600 से 1200 मीटर का यदि हम देखें तो बहुत सारा हिस्सा है। और 300 से 600 मीटर में देखें तो बहुत सारा हिस्सा है जो इन हिस्सों में शामिल हो जाता है, आ जाता है। तो ये कुछ हिस्से हैं जो सामान्य भूमि से ज़्यादा ऊंचे हैं। जो गहरे लाल रंग से दिखाया गया है ये पर्वत श्रेणी है। दक्षिण की सबसे अन्नामलाई और अन्नाईमुड़ी 2,695 मीटर। नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, कार्डमम की भी पहाड़ियाँ हैं या इलायची की पहाड़ी जिन्हें हम कहते हैं। तो ये हिमालय के बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जाना। अब हम ब्रह्मपुत्र की यदि बात करें तो हिमालय के सबसे पूर्वी सीमा को बनाती है। दिहांग महाखंड गार्ज के बाद में हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ उत्तर पर्वत श्रृंखला के नाम से तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर के गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थर जो अवसादी शैल से बनी हैं। ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं।
उत्तरी मैदान की यदि हम बात करें तो उत्तरी मैदान में 3 प्रमुख नदी प्रणालियों जिनमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं तथा इनकी सहायक नदियों से बना हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन अर्थात द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। यह लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत के अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। मिजो की पहाड़ियां यहाँ चित्र में हम देख सकते हैं। अब यदि हम बात करें तो उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर हम 3 उपवर्गों में विभाजित कर सकते हैं। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए इस मैदान के बहुत बड़े भाग कहाँ पर है? पाकिस्तान में। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है, जिसमें आपने सुना भी होगा चाच का दोआब, रचना का दोआब, बारी का दोआब, बिस्ट का दोआब, सिंधु सागर का मैदान। तो ये सारे के सारे जो दोआब का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच की भूमि। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गंगा के मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच में है। यह उत्तर भारत के राज्यों में जहाँ हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम में विशेषकर असम में स्थित है, क्योंकि असम एक मैदानी हिस्सा है। उत्तर मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टिका से गुटिका का निक्षेप करती हैं। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में क्या होती हैं? विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं पुनः निकल आती हैं एवं नदियां निकल आती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहा जाता है। ये इस संरचना को याद रखना बहुत जरूरी। सबसे पहले भाबर, फिर तराई। यह वन्य प्राणियों से भरा जंगल का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को क्या किया गया? काटा गया। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति को हम जानते हैं। दुधवा नेशनल पार्क हमारे यूपी में है। इसके बाद में यदि हम बात करें तो उत्तर भारत का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना हुआ है। ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है। वेदिका जैसी आकृति को प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों तथा नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। तो भाबर हो गया, तराई हो गया, फिर बांगर हो गया और खादर हो गया। तो भाबर है, तराई है, बांगर है और खादर है। ये 4 संरचनाएं हैं जिनमें इसको हम बांट सकते हैं। अब बात करेंगे हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। किसका बना है ये जानना बहुत जरूरी। प्रायद्वीपीय पठार किसका बना है? तो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग की चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं। एक है मध्य उच्च भूमि, दूसरा है दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा हुआ है। तो 3 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। किससे किससे? विंध्य की पर्वत श्रृंखला से, सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला से और अरावली की पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। कौन घिरा हुआ है? मालवा का पठार, जिसे मध्य उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं इन्हें जानना जरूरी है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को क्या करती हैं? दर्शाती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी
लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को हम किस नाम से जाना जाते हैं? स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। कौन सी? मध्य उच्च भूमि के जो पश्चिम में अगर हम बात करें तो चौड़ी है लेकिन संकीर्ण है। इसके पूर्वी विस्तार को, तो मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को किस नाम से जाना जाता है? बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से। पूर्वी विस्तार को बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार क्या करता है? दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के कहाँ पर स्थित है? दक्षिण में स्थित है। तो जो दक्षिण का पठार है वो किस प्रकार का? त्रिभुजाकार है। और किसके दक्षिण में स्थित है? तो नर्मदा के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियां तथा मैकाल श्रृंखला इसके कौन से विस्तार हैं? पूर्वी विस्तार। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को यदि हम देखें तो दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय काबो एलोंग का पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो जो मेघालय की जो पहाड़ियां हैं, मेघालय का जो पठार है वो इसी का हिस्सा है। जो बीच में एक गारो मालदा गैप आ जाता है, उसको यदि हम छोड़ दें तो इसे कार्बी एंगलोंग का पठार कहते हैं तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर के पठार से क्या हो गए हैं? अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जयंतियां ये मेघालय में पाई जाती हैं। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है, वह सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जाता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति को देखें तो ये जो तीनों के तीनों घाट हैं ये दर्रे हैं जो किस घाट से रिलेटेड हैं? तो पश्चिमी घाट से रिलेटेड हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर, जो पूर्वी घाट की ऊंचाई है वो औसतन 600 मीटर की तुलना में पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है वो 900 से 1600 मीटर के करीब है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको क्या किया है? काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। देखिए रीजन भी हमें यहाँ से पता चलते चले जा रहे हैं। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर क्या होती है? बढ़ती है। इस भाग के ऊंचे शिखर हैं जिनमें से सबसे पहले अन्नामलई अन्नाईमुड़ी 2695 मीटर सबसे ऊंची चोटी तथा दोदा बेट्टा ये है 2633 मीटर। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है वो है महेंद्रगिरी 1500 मीटर। पूर्वी घाट पश्चिम दक्षिण में सेवराय तथा जावेडी की पहाड़ियों में स्थित है। उडग मंडलम की यदि हम बात करें जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है तथा कोइडई कनाल जिसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति क्या है मानचित्र में यदि हम देखें तो ये सारे के सारे पूर्वी घाट से रिलेटेड हैं। महाद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाए जाने वाली मृदा जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है ये भी है। अब प्रायद्वीपीय पठार में यदि हम देखें तो जो दक्कन का ट्रैप है इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। ये एक दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। जो प्रायद्वीपीय पठार है यहाँ पे एक विशेषता है जिसे दक्कन का पठार हम कहते हैं, दक्कन ट्रैप कहते हैं। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसीलिए इसके शैल किस प्रकार के हैं? तो आग्नेय हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपर्दन हुआ है जिससे काली मृदा का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो जो आग्नेय शैल हैं उनके अपर्दन के फलस्वरूप किसका निर्माण हुआ है? काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व की दिशा में फैली हुई हैं। अब बात करते हैं भारतीय मरुस्थल के बारे में। तो जो भारतीय मरुस्थल है इसे थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। बालू के टिब्बों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है, इसलिए यहाँ की जो जलवायु है वो बहुत ही शुष्क जलवायु है और जो यहाँ पर वनस्पति है वो भी बहुत ही कम है। तटीय मैदानों की यदि हम बात करें तो
प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट पश्चिम घाट तथा अरब सागर के बीच एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तर भाग को कोंकण का तट, याद रखना है बिल्कुल, मुंबई और गोवा के क्षेत्र को क्या कहते हैं, कोंकण का तट। मध्य भाग को कन्नड़ का मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार का तट। कन्नड़ का मैदान है कर्नाटक का हिस्सा और मालाबार तट है केरल का हिस्सा। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जो उड़ीसा का हिस्सा है, जबकि दक्षिणी भाग कोरोमंडल तमिलनाडु का हिस्सा के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। चिल्का झील कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। उड़ीसा में कुछ इंपॉर्टेंट प्राणी उद्यान भी हैं और जो ओलिव रिडले कछुआ है उसके संरक्षण के संबंध में भी वहाँ पर प्रयास किए गए हैं। तो जो भितरकनिका है, ये एक नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उड़ीसा में। इसके बाद में यदि हम बात करें तो केरल के मालाबार तट के पास में स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को यदि हम देखें तो द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। तो जो लक्षद्वीप है वो किससे बना हुआ है, छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। इनको लकाद्वीप, मिनीकाय तथा एमिनी जो द्वीप है, एमीन द्वीप है के नाम से जाना जाता है। तो क्या है इसमें, लकाद्वीप है ना, मिनीकाय है और साथ ही साथ क्या है, तो एमीन द्वीप है, इनके नाम से जाना जाता है। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह करीब 32 वर्ग किलोमीटर छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। कावारत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। यह द्वीप समूह पादप एवं जंतु के बहुत प्रकार यहाँ पर पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहाँ पर मनुष्यों का निवास नहीं है, एक पक्षी अभ्यारण्य है, याद रखना है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। पिटली द्वीप कहाँ पर है, एक पक्षी अभ्यारण्य है जो लक्षद्वीप में है। प्रवाल क्या होता है ये जानना जरूरी है। प्रवाल पाल्प्स कम से कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका जो विकास होता है छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। अब इसमें प्रवाल रोधिका हैं, तटीय प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ जैसे ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इसके बारे में हम बीच में एक दिन जब चर्चा चल रही थी तो जुजंथिली, प्लैंकटन, निक्टन, बेंथस, इन सब के बारे में भी चर्चा आई थी। तो इसके बाद में यदि हम देखें तो बहुल तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप मुख्यतः 2 भागों में बांटे गए हैं, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। इसमें जिसमें आप देखते हैं उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो ये जो सारे के सारे पूरा का पूरा अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो 2 हिस्सों में से बांटा गया है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि सैडल पीक यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, कि द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण। द्वीपों का सामरिक महत्व तो सबसे ज़्यादा होता ही होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। बैरने द्वीप जो है वहाँ पर स्थित है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो भू आकृतियों के विभागों से विस्तृत विवरण की प्रत्येक विभाग की विशेषताओं को स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और भिन्न तो हैं लेकिन पूरक हैं, और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं, इससे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। दक्षिणी भाग खनिजों के भंडार हैं, जिससे देश को औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश के विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाओं को क्या करती हैं, अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं, उनको प्रबल करती हैं। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है प्रायद्वीप। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है, तो उनका संयुक्त नाम है पूर्वांचल। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी है वो क्या कहलाती है, तो गोवा के दक्षिण में स्थित जो पश्चिम तटीय पट्टी है वो कहलाती है कन्नड़ तट। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी